हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 रैफे के बारे में पढ़ा था। सो आज चैप्टर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी। सो इस चैप्टर में हम रेडियोग्राफी के बारे में जानेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जानेंगे। ठीक है। एंड इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So let's get started. X-ray are a kind of electromagnetic waves which are used extensively in medicine for both diagnostic and therapeutic purposes. So जो एक्सरे हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मेडिसिन में हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं एंड थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक में डिफरेंस क्या है। सो जब भी हम वर्ड डायग्नोस्टिक यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं कि वो कौन सी डिजीज है, या किसी भी चीज का डायग्नोसिस करने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम थेरेपी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम उसमें और ज्यादा जानने के लिए उसको डायग्नोस्टिक वर्ड दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम जैसे एक्सरे के थ्रू हम डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं, किसी चीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये फ्रैक्चर तो नहीं है बोन्स में, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से। एंड जहाँ पे थेराप्यूटिक आ गया, मीन्स वहां पे थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम एक्सरे से। ठीक है। सो थेरेप्यूटिक पर्पस ऑफ एक्सरे, सो इसमें हम एक्सरे के थ्रू थेरेपी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं पर्सन को। ठीक है। आई होप डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पस में अब आपको डिफरेंस समझ आया एक्सरे के रिलेशन में। ठीक है। So all electromagnetic waves जैसे X-ray, ultraviolet rays, infrared rays and radio waves are produced by acceleration of electrons. So ये जितनी भी electromagnetic waves होती हैं ये electrons के accelerate करने से produce होती हैं। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का बहुत तेजी से मूव करना, उसमें ये प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन सी हैं? एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सो एक्स रेज वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। एक्स रेज जो थे वो एक्सीडेंटली, गलती से ऐसे डिस्कवर हो गए थे। कब? नवंबर 8 में। 8 नवंबर 1895 में ये डिस्कवर हुए थे, वो भी एक्सीडेंटली, मीन्स गलती से हो गए थे, बाय विल्हेल्म कोनराड रंटगन, इनके द्वारा। ठीक है। सो ये नेम आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, एंड ये डेट भी 8 नवंबर 1895, क्योंकि इस दिन एक्स रेज डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है। So Röntgen was a German physicist from the University of Würzburg. So जो रंटगन थे वो एक जर्मन के फिजिसिस्ट थे। ठीक है। और फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग, वुर्जबर्ग की यूनिवर्सिटी में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे रंटगन, जिन्होंने एक्सरे डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। He was engaged in a studying studying the behavior of a electron beam when passed through a vacuum to strike a tungsten plate. So वो जो रंतगन थे जर्मन फिजिसिस्ट, वो एक स्टडी में बिजी थे जिसमें वो इलेक्ट्रॉन बीम का बिहेवियर देख रहे थे, जब उस इलेक्ट्रॉन बीम को वैक्यूम में
टंगस्टन प्लेट पे स्ट्राइक करवाते हैं, वो देख रहे थे इस स्टडी को। ठीक है। सो स्टडी में वो क्या देख रहे हैं कि एक वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर ये टंगस्टन की प्लेट है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को इस पे पास करवा रहे हैं और इसका बिहेवियर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स पास करा रहे हैं। ठीक है, सपोज दिस इज टंगस्टन प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जब वहां आ रहे हैं तो कैसा वो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ वो स्टडी कर रहे थे। वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स जब टंगस्टन प्लेट को स्ट्राइक करता है तो क्या बिहेवियर आता है। So, to his surprise, he observed that in addition to electrons, certain unknown rays were also produced, which could pass through the glass envelope of his apparatus and cause a glow on a distant fluorescent screen. तो ये जान के वो थोड़े हैरान हुए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ अननोन रेज भी वहां पे प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो कि पास कर सकती हैं ग्लास को, विच को पास थ्रू द ग्लास। ठीक है, envelope of his apparatus and caused a glow on a distant fluorescent screen, जो कि उसको पास कर सकती है एंड डिस्टेंट फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वहां पे वो ग्लो भी कर रही हैं। ठीक है। सो ये जान के जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, रंटगन, वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या है, कि मतलब कुछ तो ऐसी रेज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा यहाँ प्रेजेंट हैं, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो पास कर रही हैं ग्लास एनवलप को, उनके apparatus के, एंड एक ग्लो कर रही हैं डिस्टेंट फ्लोरोसेंट शीट पे, स्क्रीन पे जाके। सो ही वॉज एबल टू फोटोग्राफ। तो तब वो आ, अपनी बोन्स, हैंड की जो बोन्स हैं उनको, उनका फोटोग्राफ वो ले पा रहे थे। कैसे? बाय प्लेसिंग द हैंड ओवर अ फोटोग्राफिक प्लेट, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना हैंड रख के, एंड उन रेस को, वो जो एक्स्ट्रा रेस थी इलेक्ट्रॉन के अलावा वाली, उनको उस पे जब वो शाइन करवा रहे थे तो वो उन्होंने देखा कि वो अपनी हैंड की फोटोग्राफ ले पा रहे हैं, अपने हैंड के बोन्स की। ठीक है। सो फॉर इज यूनिक डिस्कवरी, ये यूनिक डिस्कवरी के लिए रंटगन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबल प्राइज। तो उनको पहला नोबल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज रंटगन को मिला था 1901 में। ओके, आई होप अभी तक समझ आ रहा होगा। So, the discovery of X-rays provided a new dimension to the advancement of medical and other sciences. तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी हमारे मेडिकल साइंसेस के लिए और बाकी साइंसेस के लिए। एक एक नया ही नजरिया था। ठीक है, बहुत बड़ी एडवांसमेंट के का एक नजरिया था ये। ठीक है, ये डिस्कवरी होना एक्सरेज की। So the medicinal uses of X-rays are both diagnostic and therapeutic. और जो मेडिसिनल यूज है एक्सरे का वो दोनों टाइप का है। वो डायग्नोस्टिक भी है, वो थेराप्यूटिक भी है। मीन्स उससे हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, प्लस उससे हम थेरेपी भी दे सकते हैं। ओके। सो
डायग्नोस्टिक भी है एंड थेराप्यूटिक भी है. एज अ डायग्नोस्टिक टूल, radiography has proved of great value in detection of early stages of deep-seated diseases when the possibility of the cure is greatest. और एज अ डायग्नोस्टिक टूल मतलब जब हम डायग्नोसिस कर रहे हैं एक्सरेज के थ्रू, तो रेडियोग्राफी ने ये प्रूव किया है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू है इसके डिटेक्शन की. जब हम डिजीज को मतलब डीप सीटेड डिजीज, ऐसे डिजीज जो एकदम बॉडी के अंदर जाके बैठी हुई हैं, उनको पहचानने में अर्ली स्टेजेस में ही ये हमें बता देती है कि ये डिजीज है. और जब उस डिजीज का पॉसिबिलिटी एकदम बहुत ज्यादा है कि वो क्योर हो सकती है, तब पता चल जाना उस डिजीज के बारे में, ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. सो उसी चीज में इस एक्सरेज ने, रेडियोग्राफी ने डायग्नोस्टिक टूल के एक्ट करके बहुत बड़ी हेल्प की. ठीक है. एंड थेराप्यूटिकली एक्स-रे रेडियोथेरेपी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर selected cases because the rays can destroy cancer cells much more easily without destroying the adjacent normal cells. So therapeutically जो एक्सरेज हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में सिलेक्टेड केसेस में यूज होता है. और ये रेस जो हैं वो कैंसर सेल्स को इजीली मार पाते हैं, डिस्ट्रॉय कर पाते हैं बिना किसी आसपास के नॉर्मल सेल्स को हार्म किए बिना. ठीक है. तो कितना बढ़िया है कि नॉर्मल सेल्स भी हार्म नहीं हो रहे हैं, बस कैंसर सेल्स पे अटैक हो रहा कर सकते हैं ये. एंड जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में. तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हमें कैंसर का इलाज करने के लिए कुछ रेज मिली हैं, है ना. सो एक्स-रेज प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ. ओके. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज, एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में. सो द रिलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज आर फॉलोज. सो एक्स-रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो हैं, फर्स्ट पॉइंट इज पेनिट्रेटिंग पावर. उनके पास पेनिट्रेटिंग पावर है, मींस वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट करके अंदर तक जा सकते हैं. ठीक है. पेनिट्रेशन पावर. ओके. So X-rays form a part of the spectrum of electromagnetic radiation. So एक्सरे जो है वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का. दे क्लोजली रिजेंबल्स द विजिबल लाइट रेज इन हैविंग अ सिमिलर फोटोग्राफिक इफेक्ट. और जो एक्सरेज हैं वो विजिबल लाइट रेज से काफी सिमिलर हैं, और फोटोग्राफिक इफेक्ट वो क्रिएट करते हैं, एकदम सिमिलर फोटोग्राफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं. बट दे डिफर फ्रॉम द लाइट रेज इन बीइंग इनविजिबल एंड इन हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ. लेकिन वो लाइट रेज से किस तरह डिफरेंस है, किस तरह अलग है वो लाइट रेस से, बिकॉज लाइट रेस का भी अपना महत्व है. तो वो लाइट रेस से इस उसमें डिफरेंट है, इस वे में डिफरेंट है कि जो एक्सरे हैं वो थोड़े इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, एंड उनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी शॉर्ट होती है. ठीक है. सो एक्सरे एंड लाइट रेस के बीच में यही डिफरेंस है कि वो एक्सरे इनविजिबल होते हैं और उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है. द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज 1/10,000 of that of the light rays. लाइट रेस की इतनी होती है एंड एक्स रेस की इतनी ऑफ द लाइट रेस. ठीक है. तो एक्स रेस की शॉर्टर वेवलेंथ हो गई. ठीक है. इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टर wavelength which gives them the power of penetration of different materials.
तो क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ कम है तो उसको एक पावर मिल जाती है कि वो अलग अलग टाइप के मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकता है, मीन्स उसमें अंदर तक जा सकता है, किसी भी मटेरियल के अंदर तक जा सकता है। इसको ये पावर मिल जाती है एक्सरेज को। ठीक है। So when X-rays pass through the matter, the rays are absorbed to varying extent. तो जब भी एक्सरे पास करता है मैटर्स में से, तो जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं अलग अलग एक्सटेंट पे। ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मैटर। और कितना एब्जॉर्ब होगा एक्सरे वो डिपेंड करता है कि मैटर की डेंसिटी कितनी, एटॉमिक वेट कितना है। Radiography is based on a differential absorption of the X-rays। और रेडियोग्राफी में यही होता है कि क्या होता है कि एक्स रेज का एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग एक्सटेंट पे। डेंस टिश्यूज लाइक बोन, डेंस टिश्यूज जैसे बोन, जो बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बोन जो है वो एब्जॉर्ब एक्स रेज फार मोर रेडिली देन टू द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो एक्स रेज को वो ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बोन इजीली मोर रेडिली एब्जॉर्ब करता है एक्स रेज को देन सॉफ्ट टिश्यूज। The structures which are easily penetrated by the X-rays are described as radiolucent. So ऐसे structures जो कि X-rays जिनको मीन्स उसमें से easily penetrate हो जाए एक्सरे, ठीक है, penetrate हो जाए एक्सरे, उनको बोल रहे हैं रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं रेडियोल्यूसेंट। ठीक है। एंड वो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें जो एक्सरेज हैं वो बहुत डिफिकल्टी से पेनिट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से, या फिर बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोल रहे हैं रेडियो ओपेक, रेडियो ओपेक। So our bone is a radio opaque structure क्योंकि उसमें वो डेंस ज्यादा है एंड वो एब्जॉर्ब कर देता है बोन एक्सरे को। जो बोन है वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेती है। So the various structures can be arranged in a scale of increasing radio opacity. So वो कह रहे हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं कि उनकी ओपेसिटी बढ़े। ठीक है। सो एयर है, air in the respiratory passages, stomach and intestine। तो ये अरेंज हो रखे हैं। सबसे पहले कम रेडियो ओपेसिटी वाले हैं, फिर ज्यादा रेडियो ओपेसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स ऐसे जो पास थ्रू नहीं करते एक्सरेज को, या फिर वेरी डिफिकल्ट होता है उनको एक्सरेज को पास करना। ठीक है। सो एयर, फैट्स, देन सॉफ्ट टिश्यू जैसे मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, विसरा, इसके कंपैरिजन में बोन्स ज्यादा रेडियोपेसिटी होती है। देन एनामल ऑफ टीथ, इसमें भी ज्यादा रेडियोपेसिटी होती है। एंड सबसे ज्यादा रेडियोपेसिटी डेंस फॉरेन बॉडीज जैसे मेटेलिक फीलिंग्स होती है टीथ में, एंड रेडियोपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं रेडियो ओपेसिटी बढ़ रही है। रेडियो ओपेसिटी मतलब दिस, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज इग्नोर करना। सो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ होगा एंड समझ आया होगा। सो आगे चलते हैं। फोटोग्राफिक इफेक्ट। So when X-rays strike a photosensitive film, the film get photosensitized. When such a film is developed and fixed chemically,
are radiography images obtained. So एक्सरे जब भी किसी फोटोसेंसिटिव फिल्म पे स्ट्राइक करती है, तो जो फिल्म है वो फोटो सेंसिटाइज्ड हो जाती है। एंड जब इस फिर ऐसी फिल्म डेवलप होती है एंड फिक्स्ड केमिकली अ रेडियोग्राफिक इमेज इज obtained। सो ऐसे फोटोसिंथेसाइज जब भी फिल्म होती है और इसको केमिकली फिक्स्ड करते हैं, तो वहां पे फिर रेडियोग्राफी इमेज ऑब्टेन हो जाती है। सो एक्सरे फिल्म के बारे में बता रहे हैं अब। एक्सरे फिल्म जो है वो सेल्यूलोज एसीटेट से बनती है। किससे बनती है? सेल्यूलोज एसीटेट से बनती है। एंड विच इज कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड विथ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक फोटोसेंसिटिव एमल्जन है जो कि 0.001 इंच थिक होता है। इससे एक्सरे फिल्म के दोनों साइड पे कोट कर देते हैं। द फिल्म इज ब्लू टिंटेड एंड ट्रांसपेरेंट। और जो फिल्म है वो ब्लू टिंटेड होती है, मीन्स उसमें जो कलर होता है हल्का ब्लू होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरे फिल्म के बारे में बताया गया है। अब एक्सरे इमेज के बारे में वो बता रहे हैं। तो एक्सरे इमेज और पिक्चर इज कॉल्ड स्कायाग्राम। स्काया मीन्स शेडो। तो स्कायाग्राम बोल रहे हैं उसको। और रेडियोग्राफ और रेंटेनग्राम ये भी नाम दे रखे हैं। स्कायाग्राम या फिर रेडियोग्राफ या रेंटग्राम, रेंटी रेंटेनोग्राम। रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस ब्लैक शैडो। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रेडियोल्यूसेंट है, मींस जिसमें से जो एक्सरे है वो इजीली पास हो रहा है, उसको रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। और वो स्ट्रक्चर्स ब्लैक शैडो बनाते हैं। और जो रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स हैं वो वाइट शैडो प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव फिल्म में। ठीक है, तो रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वाइट शैडो एंड रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ब्लैक शैडोज। ठीक है, नेगेटिव फिल्म में। इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर दैट गैस शैडोज आर ब्लैक शैडोज। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो गैस की शैडोज होती हैं बॉडी में वो हमेशा ब्लैक होती हैं। एंड जो बोन शेडोज होती है वो हमेशा वाइट होती है, क्योंकि बोन की डेंसिटी ज्यादा है। और जो एक्सरेज हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर बहुत डिफिकल्टी से पास करती हैं, इसलिए फिर वो वाइट शेडोज देती हैं। एंड जो गैस है, गैस में से इजीली वो पास थ्रू कर देती है एक्सरे, इसलिए ब्लैक शेडो देती है, वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं होती। फ्लोरोसेंट इफेक्ट। अब फ्लोरोसेंट इफेक्ट आता है। So, when X-ray strike certain metallic salt, जैसे जब भी एक्सरे कुछ पर्टिकुलर मेटेलिक सॉल्ट्स को स्ट्राइक करता है, सो द रेज कॉज देम टू फ्लोरेसेंट। सो उन उन सॉल्ट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स पे वो स्ट्राइक करने की वजह से वो जो रेज होती हैं वो उसको मतलब लाइट अप कर देती हैं। फ्लोरेसेंस मीन्स उसमें से लाइट बनती है। सो दैट इज लाइट रेज आर प्रोड्यूस। सो लाइट रेज प्रोड्यूस होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज यूटिलाइज्ड इन फ्लोरोस्कोपी। और ये एक्सरे की प्रॉपर्टीज को फ्लोरोस्कोपी में यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे जब जैसे यहाँ पे मेटेलिक सॉल्ट रखे हैं, कुछ मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक,
कैडमियम एंड सल्फाइड, और एक्सरेज को इसमें से पास किया जा रहा है। तो जब ये पास होंगे इसके थ्रू, तो यहाँ पे, यहाँ मतलब यहीं पे ही वो क्या करेंगे, वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करेंगे जब वो उससे स्ट्राइक हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइक हो रहे हैं तो लाइट रेज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्स रेज जब मेटेलिक सॉल्ट्स पे स्ट्राइक हो रहे हैं तो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट रेज को। एंड लाइट रेज वहां पे फ्लोरोसेंस देंगी। ठीक है, उस प्लेस पे वो जग मतलब लाइट देगी। ठीक है, जिससे वो स्ट्रक्चर इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस जो ये जो प्रॉपर्टी है एक्सरे की, ये यूज होती है फ्लूरोस्कोपी में। ठीक है, फ्लूरोस्कोपी, जिससे फ्लोरोसेंट इफेक्ट मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सरेज कैन डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल्स। हमने पढ़ा था कि एक्सरे कैंसर में भी यूज कर रहे हैं। तो एक्सरे जो है वो एबनॉर्मल सेल्स को मार सकते हैं, जैसे मैलिग्नेंट सेल्स को मार सकते हैं, एंड मच मोर इजीली देन द एडजेसेंट नॉर्मल सेल्स। और उन सेल्स को नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत इजीली मारा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो एक्सरे की है, उससे ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर्स का। ठीक है, however एक्सरेज आर पोटेंशियली डेंजरस। लेकिन जो एक्सरेज होते हैं ना, वो काफी डेंजरस होते हैं। ऑन रिपीटेड एक्सपोजर दे कैन कॉज बर्न्स। अगर बार बार एक्सरे का रिपीटेड एक्सपोजर हो, मीन्स कोई भी पर्सन बार बार एक्सरे में एक्सपोज हो, तो उससे क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, जल सकते हैं, ट्यूमर हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं, जीन म्यूटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वजह से। सो देयरफॉर एडिक्वेट प्रोटेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन अगेंस्ट रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्स-रेज। इसलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कदम लिए जाते हैं, ताकि रिपीटेड एक्सपोजर इतना ज्यादा ना हो जाए कि पर्सन पे बर्न्स हो या ट्यूमर्स हो जाए या म्यूटेशंस हो जाए। ठीक है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडियोग्राफिक व्यूज के बारे में। तो रेडियोग्राफिक व्यूज जो है वो हमें बताता है कि हम किस तरह खड़े होंगे, तो हमें हमारे कौन से पोर्शन का जो है वो व्यू आएगा। तो वो सब हमें रेडियोग्राफिक व्यूज में हम अच्छे से जान पाएंगे कि क्या है, कैसा है, उनके नेम्स क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रेडियोग्राफिक व्यूज मींस रेडियोग्राफी जो हो रही है उसके व्यूज होते हैं कुछ अलग अलग। So radiographs of a part taken in more than one view give a more complete information about the entire structure by eliminating some particular overlapping shadows in particular views. सो रेडियोग्राफ्स जो हैं वो एक से ज्यादा व्यूज में जब लिए जाते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ पर्टिकुलर ओवरलैपिंग शैडोज को वहां पे एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं अलग अलग व्यूज में। ठीक है, द व्यू expresses the direction of flow of x-ray. व्यू से पता चलता है कि जो एक्सरेज हैं वो कौन कैसे हमारी बॉडी से पास आउट हो रही हैं, आगे से पास कर रही हैं या पीछे से पास कर रही हैं हमारी बॉडी के, मींस एंटीरियर साइड से पास कर रही है या पोस्टीरियर साइड से पास कर रही है हमारी बॉडी के, ये पता चलता है in AP. AP is for anterior posterior view and PA is for posterior anterior view.
सो इन एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है कि एक्सरे हमारे एंटीरियर से पोस्टीरियर सरफेस पे पास थ्रू करती है। ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज अ पर्सन। ठीक है, ये एक पर्सन है, इसकी आईज यहाँ पर। ठीक है, ये एंटीरियर हो गया, एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे फिल्म होगी। सो एंटीरियरली एक्सरे आ रही है। ठीक है, और ऐसे पोस्टीरियरली जा रही हैं, और यहाँ पे जब वो एक्सरे फॉर्म होगा तो उसके बैक साइड का होगा, पोस्टीरियर का ये एक्सरे होगा, पोस्टीरियर साइड का। एंटीरियर का नहीं होगा, पोस्टीरियर का होगा। ठीक है, ये एक्सरे। ठीक है, इसके अपोजिट जो है वो पी व्यू में है। तो ये एक्सरेज हैं, एक्सरेज आई, इस पर्सन से क्रॉस किया। ठीक है, एंड जो पार्ट पीछे का था वो इस फिल्म में छप गया, इस फिल्म में आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा बताती हूँ, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू का बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन है। ठीक है, अब उसकी आईज यहाँ पर इस साइड है। ठीक है, यहाँ पे उसकी हेयर्स है। तो अब वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की साइड खड़ा है, यहाँ पे फिल्म है। ठीक है, एक्सरे फिल्म है, और यहाँ से एक्सरेज पास होंगे, ये पास हुए। ठीक है, तो जो जो फिल्म वाली साइड का के पास जो व्यू है, ठीक है, या जो पार्ट है, वही फिल्म में आता है, क्योंकि एक्सरेज लास्ट कहाँ से गुजर रही हैं, जहां से गुजर रही हैं एंटीरियर साइड से गुजर रही हैं, तो एंटीरियर साइड जो है वो फिल्म पे आएगी, और अपोजिट साइड नहीं आएगी। ठीक है, तो एंटीरियर साइड फिल्म पे आ जाएगी। सो दिस इज पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। तो आई होप आपको इससे अंदाजा आया होगा कि क्या है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो द व्यू एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द एक्स-रेज इन एपी or anterior posterior view. The rays pass from anterior to posterior. AP व्यू में एंटीरियर से पोस्टीरियर सरफेस पे रेस पास, एक्स रेस पास करेंगी, एंड द पोस्टीरियर सरफेस फेसेस द एक्सरे प्लेट, और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो एक्सरे प्लेट को फेस करेगी। ठीक है, एंड पी व्यू, तो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में क्या होगा, एक्स रेज पास होंगी पोस्टीरियर टू एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर से एंटीरियर सरफेस में, एंड एंटीरियर सरफेस विल फेस द एक्सरे प्लेट, और एंटीरियर सरफेस जो है, एंटीरियर सरफेस जो है वो फेस कर रही है एक्सरे फिल्म को। ठीक है, एक्सरे प्लेट को, एंड एक्सरे प्लेट को, द पार्ट ऑफ द बॉडी फेसिंग द एक्सरे प्लेट cast a sharper shadow than the part facing the X-ray tube. So, X-ray tube इधर है। ठीक है, सो एक्सरे प्लेट की तरफ जो जो बॉडी पार्ट है उसकी जो शैडो है वो ज्यादा अच्छे से कास्ट होगी, रेदर देन जो बैक साइड पे है। ठीक है, जो पार्ट एक्सरे फिल्म के पास है, एक्सरे प्लेट के पास है, वो ज्यादा अच्छे से कास्ट होगी, रेदर देन ऐसा पार्ट जो कि एक्सरे ट्यूब के पास है। आई होप ये समझ आया होगा एंड क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके
एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछिए। ठीक है। The chest skiagrams are usually taken in PA view, but for visualizing the thoracic spine, AP view is perfect. तो जब भी हम चेस्ट में एक्सरे लेते हैं, लंग्स का एक्सरे लेते हैं, तो मोस्ट कॉमनली पीए व्यू लेते हैं, जिससे कि एंटीरियर साइड का शैडो आए। ठीक है, ज्यादा प्रोमिनेंट। एंड अगर हमें थोरेसिक स्पाइन का लेना है एक्सरे, तो एपी व्यू में प्रेफर करते हैं कि एपी व्यू से लें, जिसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर साइड का जो पोर्शन है वो एक्सरे प्लेट के पास होगा, तो इसलिए पोस्टीरियर साइड की जो शैडो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट आएगी। एंड हम थोरेसिक स्पाइन पोस्टीरियरली ही हमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ठीक है। And the view can also be expressed by mentioning the surface facing the X-ray plate. और व्यू को हम उस तरह भी नाम दे सकते हैं कि अ, वो by mentioning the surface facing the X-ray plate, कि वो जैसे पोस्टीरियर साइड अगर एक्सरे को फेस कर रही है, मतलब एक्सरे प्लेट को फेस कर रही है, तो पोस्टीरियर व्यू हो गया वो। अगर एंटीरियर साइड फेस कर रही है तो एंटीरियर व्यू हो गया। तो इस तरह से thus AP view can also be called as AP view can also be called as posterior view, and PA view is also known as anterior view। मैं तो इस तरह से याद करती हूँ कि जो पीछे वाला है उसका व्यू है, AP है तो पोस्टीरियर व्यू है, PA है तो एंटीरियर व्यू है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, जो अल्फाबेट पीछे की साइड है वो व्यू है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी क्वेरी तुरंत जाइए कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलरली व्हेन द राइट सरफेस ऑफ द बॉडी फेसेस द प्लेट, ऐसे ही जब राइट सरफेस प्लेट के पास होगी या उसको फेस करेगी, तो राइट लेटरल व्यू बोलेंगे उसको। और जब लेफ्ट साइड जो है वो फेस करेगी प्लेट को, तो लेफ्ट लेटरल व्यू बोलेंगे। ठीक है। Oblique and other special views are taken to visualize certain spatial structures। और कुछ इनसे हटके व्यूज भी होते हैं, जैसे ओब्लिक व्यू एंड बाकी कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं, जिससे कि स्पेशल सर्टेन टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम देख सके। ठीक है। मेजरली वही होते हैं जो हमने अभी पढ़े। अब रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स अब हम पढ़ेंगे। तो फ्लूरोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्लूरोस्कोपी हमने पहले भी पढ़ा कि जो एक्सरेज हैं वो जब किसी मेटल से जब मूव करती हैं, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स, ठीक है, तो वहां पे वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट देती हैं, वहां पे विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। So fluoroscopy is of special advantage in observing the movements of organs। इसमें ऑर्गन्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, एंड इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है। हाँ, पेशेंट के पोजीशन को चेंज करने के लिए भी ये यूज किया कर सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी इज डन इन डार्क रूम में ये परफॉर्म होता है, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो। द फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस आर विजुअलाइज्ड डायरेक्टली ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज है वो सीधा दिखती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिखती है, which is covered with a sheet of lead glass to absorb the X-rays and to protect the fluoroscopist। एंड जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो कवर होती है एक लेड ग्लास से, जो कि एब्जॉर्ब करती है एक्सरेज को एंड प्रोटेक्ट करती है फ्लोरोस्कोपिस्ट को। ठीक है।
The sharpness of the fluoroscopic image is inferior to that of a radiograph. तो शार्पनेस जो है फ्लोरोस्कोपिक इमेज की, वो थोड़ी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी रेडियोग्राफ की इमेज होती है, शार्पनेस होती है. So, fluoroscopic image is photographed by a camera in mass miniature radiography, by which the masses can be surveyed for the detection of disease such as tuberculosis. So, fluoroscopic image से basically जो मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है, मीन्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से देख पाते हैं, जान पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं डिजीजेस को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस को. अब प्लेन रेडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं. A natural X-ray image obtained directly without using any contrast medium. So, एक एक्सरे इमेज में क्या होता है कि डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं हम इमेज एक्सरे की, बिना किसी कॉन्ट्रास्ट मीडियम के यूज किए बिना, जो जैसे कि हम फ्लोरोस्कोपिक में कर रहे थे. ठीक है. फ्लोरोस फ्लोरोस्कोपी में कर रहे थे, वहां पे ये यूज हो रहा था कॉन्ट्रास्ट मीडियम. तो इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज नहीं हो रहा है, ये इसलिए इसको प्लेन स्कायाग्राम और प्लेन रेडियोग्राफ बोल रहे हैं. प्लेन रेडियोग्राफी इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ नॉर्मल एंड abnormal. ये पर्टिकुलरली इन सब की स्टडी में यूज होता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. बोन्स, लंग्स, पैरानेसल एयर साइनसेस, गैसियस शैडोज इन द एब्डोमेन. ठीक है. तो ये सब देखा जाता है इसमें कि ये नॉर्मल है ये स्ट्रक्चर या एबनॉर्मल है. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, कंट्रास्ट रेडियोग्राफी के बारे में. सो द वेरियस hollow viscera and body cavities cannot be visualized in plain radiograph due to their poor differential radio opacity. सो कुछ विसरा मीन्स ऑर्गन्स हैं और कुछ बॉडी कैविटीज होती हैं जिनको हम प्लेन रेडियोग्राफ से नहीं देख सकते, क्योंकि रेडियो ओपेसिटी उनकी डिफरेंट होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी बोन की होती है, लंग्स की, पैरानेसल एयर साइनसेस की, गैसियस शैडोज की. तो इसलिए कंट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं इसमें. जैसे ऑर्गन्स को फिल कर देते हैं या ऑर्गन कैविटीज को फिल कर देते हैं रेडियो ओपेक या रेडियो ल्यूसेंट सब्सटेंस से. ठीक है. रेडियो ओपेक या रेडियो ल्यूसेंट सब्सटेंस से उस ऑर्गन या कैविटीज को भर देते हैं. रेडियोग्राफी इज डन आफ्टर आर्टिफिशियल एसेंचुएशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट. और रेडियोग्राफी फिर होती है जब उस कॉन्ट्रास्ट को वहाँ पे ऑर्गन में फिल कर देते हैं, और इसको बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी. ठीक है. और इसी चीज को बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी. सो द रेडियो पे कंपाउंड यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी आर, अब वो कंपाउंड्स बता रखे हैं जो कि रेडियोग्राफी में यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी में यूज हो रहे हैं. Barium sulfate suspension in water for gastrointestinal tract. बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन वाटर में फॉर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अगर हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ, तो उसमें बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन वाटर यूज किया जाता है. सो दिस इज प्लेन रेडियोग्राफी ऑफ एब्डोमेन. प्लेन है दिस इज. ठीक है. इसमें सिर्फ एक्सरे यूज हो रहा है और इसमें कंट्रास्ट मीडियम यूज हो रहा है सी. इसमें इंटेस्टाइन में बेरियम मेटल डाल रखा है. ठीक है. सो उस तरह से फिर वो विजिबल हो रहा है कि किस तरह से वो सही है कि नहीं है ऑर्गन, तो ये पता चल रहा है. ठीक है. एंड यूरिनरी एंड बिलियरी पैसेजेस के लिए
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएट आयोडीन कंपाउंड यूज होता है। तो इन्होंने जीआई ट्रैक एंड यूरिनरी एंड बिलियरी पैसेज इनके लिए थोड़े बहुत सॉल्यूशंस के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सा यूज होता है सॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में। अब कुछ अलग स्पेशल प्रोसीजर्स भी होते हैं जो एक्सरे से हट के होते हैं, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल एंड डीप में होते हैं। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी आपने सबने सुना होगा, सीटी स्कैन। सो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है रेडियोलॉजी में, स्पेशली न्यूरो रेडियोलॉजी। सो सीटी स्कैन बेसिकली न्यूरो रेडियोलॉजी में बहुत अच्छी चीज है। इट प्रोवाइड्स इमेजेस कंपेरेबल टू एनाटॉमिकल स्लाइसेस। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी इमेज बनाता है कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब वो एनाटॉमी में बताएगा। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। दिस इज ब्रेड, इज सपोज ये एक ब्रेड है, ठीक है। सो मतलब वो इस तरह से इस ब्रेड को सपोज करना कि कोई भी ऑर्गन या ब्रेन है इस टाइप से, तो उसको इस तरह से जैसे ब्रेड, जैसे ये ब्रेड की स्लाइसेस होती है ना, तो इस तरह से अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है फॉर सपोज, तो उसको वो इस तरह से स्लाइसेस में पिक्चर देगा, जिससे कि हम डीप में जान पाएंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई भी इंजरी है तो वो पता चल जाएगा। इस वाली स्लाइड में पता चल जाएगा ये, इनमें भी थोड़ा थोड़ा पता चलेगा लेकिन इसमें ज्यादा पता चलेगा। सो इस तरह वो दिखा देते हैं, बता देते हैं किसमें, सीटी स्कैन, ठीक है। सो या दिस इज सीटी स्कैन ऑफ थोरैक्स। तो ट्रांसवर्सली बहुत सारे एक्सिस, बहुत सारे पार्ट्स कट करके वो, मींस रियल में नहीं कट कर रहे, इमेजेस में कट कट करके वो थोड़ा डीपली दिखाते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल स्लाइसेस होते हैं 3 to 6 millimeter थिक of the brain in which one can distinguish tissues with even slight differences in their radio density। सो इसमें एनाटॉमिकल स्लाइसेस दिखते हैं, ठीक है। 3 to 6 millimeter थिक होती हैं ये ब्रेन की, जिसमें हम स्लाइट डिफरेंस भी देख सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टिश्यूज को और डीपली, ठीक है। जैसे सीएसएफ ब्लड को देख सकते हैं, वाइट एंड ग्रे मैटर को, और नियोप्लाज्म को, मींस ऐसे सेल्स को जो कि बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं एबनॉर्मली, ठीक है, या फिर कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको देख सकते हैं। Differentiation between vascular and avascular areas can be enhanced by simultaneous injection of radio-opaque medium in the vessels। और हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेस्कुलर और एवेस्कुलर एरियाज कौन से हैं। कैसे? वेस्कुलर एरिया में कोई भी रेडियो ओपेक इंजेक्शन को, मीडियम को डाल के वेसल्स में हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये एरिया वेस्कुलर वाला है और बाकी एवेस्कुलर वाला। The CT scanning helps in the diagnosis of the exact location। सीटी स्कैन में एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है, द साइज ऑफ ट्यूमर, एंड उसका साइज भी पता चल जाता है कि कोई भी ट्यूमर है या हेमरेज है या इन्फेक्शन है या मेल फॉर्मेशन है, उनका साइज कैसा है, इंक्लूडिंग हाइड्रोसिफेलस, मीन्स ब्रेन का साइज बड़ा हो रहा है, ब्रेन में वाटर या फिर जो हाइड्रो कंपाउंड है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे सीएसएफ फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तब उसकी वजह से भी हो सकता है हाइड्रोसिफेलस। एंड सेरिब्रल एट्रोफी, अगर सेरिब्रल स्ट्रक्चर में वहाँ पे कोई भी एट्रोफी हो रही है, सेल कम हो रहे हैं,
तो भी पता चल जाएगा वहाँ पे सीटी स्कैन से। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। इसको CAT भी बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी बोलते हैं, स्कैनिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स इमेजेस इन ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन। सो दिस इज एक्सियल प्लेन इफ यू कैन सी। और अगर इसमें ही मैं इस ठीक है। सो जैसे वो वाला बताया, वो वाला एक्सेल था। सो अगर ऐसे में ही ऐसे ऐसे हो जाए, तो दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, दिस इज एक्सियल प्लेन, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है। सो अब आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ के बारे में बात करते हैं। सो अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक ecography is a safe procedure because instead of X-rays, the high frequency sound waves are used. तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सरेज की जगह साउंड वेव्स यूज होती हैं। ठीक है, these sound waves are reflected by the acoustic, जो साउंड वेव्स है वो acoustic इंटरफेस से अपने सोर्स से वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, एंड पोलराइज्ड रिकॉर्ड, मतलब पोलराइज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड भी अच्छा एक टेक्निक है, बेटर वो है जिसमें कि इमेज दिख सकती है। So, the sound waves used are above the range of human hearing, that is 20,000 cycles per second, और 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा रेंज का होता है ये अल्ट्रासाउंड की साउंड वेव्स। एज द टेक्निक इज सेफ, जो टेक्निक होती है वो काफ़ी सेफ होती है, सुरक्षित होती है। इट इज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और ये बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं या ऑब्स्टेट्रिशियंस यूज करते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड ऑफ नेक एंड थायराइड ग्लैंड दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला अल्ट्रासाउंड इमेज है उस चीज की। ऑल्दो नॉट क्लियर एज एक्सरे एंड CT स्कैन, बट स्टिल द इमेज कैन बी seen. अब आते हैं MRI के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। So the MRI uses a strong magnet and pulses of radio waves. MRI में मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स की पल्सेस यूज होती हैं। A pulse of radio waves of the appropriate frequency displaces hydrogen nuclei from their new alignment. So रेडियो वेव्स के जो पल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सही फ्रीक्वेंसी पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को डिस्प्लेस करते हैं उनके नए अलाइनमेंट से। दे रिटर्न टू देयर पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द पल्स सीजेस, और फिर वो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं जैसे ही जो पल्स है वो रुकती है उस टाइम पे। एट द सेम टाइम दे रिलीज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज अ रेडियो सिग्नल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विच इज डिटेक्टेड, और उसी टाइम पे वो फिर रेडियो सिग्नल भी भेजते हैं और रिलीज करते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी होती है जो डिटेक्ट होती है। द सिग्नल रिटर्न इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन, और जितना सिग्नल रिटर्न होता है वो उतना ही प्रोटॉन भी होता है। दिस इज कन्वर्टेड बाय कंप्यूटर इन एन एनालॉग इमेज प्रेजेंटेड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाते, बस बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है और रेडियो वेव्स के पल्सेस यूज होते हैं।
और मैग्नेटिक रेजोनेंस में हर एक टिश्यूज का भी इसमें आ जाता है। ऑर्गन्स भी हमें दिखते हैं क्लियरली। मीन्स कि अगर सिर्फ आपको बोन बोन का करना है तो आप एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टिश्यूज भी देखने हैं साथ में, तब एमआरआई बहुत ही अच्छी ऑप्शन है यूज करने के लिए। एक्सियल इमेजेस रिजेंबलिंग दोज ऑफ सीटी, और इसमें मतलब सीटी स्कैन की तरह ही होता है ये। इट हैज द ग्रेट एडवांटेज दैट इमेजेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन एनी अदर प्लेन। और इसमें क्या होता है कि बाकी प्लेन में भी इमेजेस ले सकते हैं, सिर्फ एक्सियल और ट्रांसवर्स में नहीं, और इमेज में भी और प्लेन्स में भी ले सकते हैं। दिस कैन आल्सो यूज फॉर टिश्यू कैरेक्टराइजेशन एंड ब्लड फ्लो इमेजिंग। इसमें टिश्यू को भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसा है टिश्यू, एंड ब्लड फ्लो को भी इमेज कर सकते हैं। ठीक है, सो एमआरआई इज रियली वेरी वेरी ग्रेट ऑप्शन। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इन्वॉल्व्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें होते हैं परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन एंड एम्बोलाइजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। So it is done to reduce tumor size and vascularity prior to operation in difficult cases. इसमें ट्यूमर का साइज घटा देते हैं एंड उसकी वेस्कुलरिटी भी डिक्रीज कर देते हैं ऑपरेशन से पहले, ऐसे केसेस में जिसमें तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल डायलिटेशन एंड आर्टीरियल स्टेनोसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्टेनोसिस ऑफ इन द आर्टरीज, मतलब ऐसी आर्टरीज जो पतली हो रही हैं, तो उसमें डायलिटेशन करना, ये चीज भी इसमें होती है। Needle biopsy under imaging control for lung tumors and abdominal masses। एब्डोमेन में कोई एक्स्ट्रा बेकार के जो masses हैं वो, और लंग में ट्यूमर्स हैं जो कि हार्म कर रहे हैं, या फिर ट्यूमर होना ही सही नहीं होता, तो उसको नीडल से निकालना इमेज कंट्रोल के अंडर में। तो ऐसे भी प्रोसीजर्स होते हैं। Transhepatic catheterization of the bile ducts for draining in obstructive jaundice। obstructive jaundice में bile duct को उसमें कैथेटराइजेशन करके उसको ड्रेन करना। सो ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं। देन नीडल पंचर एंड ड्रेनेज ऑफ सिस्ट इन द किडनी में सिस्ट को ड्रेन करना नीडल पंचर के द्वारा, और अदर ऑर्गन्स यूजिंग कंट्रोल बाय सिंपल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। और ये सब हो रहा है बाय कंट्रोल, किसके कंट्रोल से, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के कंट्रोल के अंडर। सो ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं, ये जितने भी प्रोसीजर्स अभी हमने देखे। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोसीजर्स भी होते हैं पेशेंट्स के लिए। सो आई होप आपको ये एक्सरे से रिलेटेड एंड रेडियोग्राफी से रिलेटेड जो ये चैप्टर था, रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी एंड जेन्युइनली अगर आपको लगा कि आपने इस चैप्टर में जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं, या आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो समझना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।